हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम कक्षा 9 की जो विज्ञान है, चैप्टर नंबर जो 7 है, गति, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं मोशन, उसे आज हम वन शॉट वीडियो में सबसे आसान उदाहरण परिभाषा के साथ सीखने वाले हैं, एनिमेशन के साथ। ठीक है? ये कक्षा 9 की जो विज्ञान है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर दो, बाकी डिस्क्रिप्शन एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गति। आप देख रहे हैं, ये दो लड़के लड़कियां चल रहे हैं, ये इसको बॉल दे रही है, ये इसको बॉल दे रहा है। देख रहे हैं ना? तो ये क्या है? जैसे ये मैं चल रहा हूँ, तो ये क्या है? मैं गति में हूँ। तो गति क्या होती है? सबसे पहला सवाल आपके मन में ये आएगा कि गति क्या है ना? गति क्या है? तो गति क्या होता है? जब कोई वस्तु अपने चारों तरफ की चीज़ों के मुकाबले अपनी जगह बदलती है, तो वो गति में होती है। देखो, जैसे अगर मैं चल रहा हूँ, जैसे ये मैं चल रहा हूँ, तो मेरे चारों तरफ की जो वस्तुएँ हैं, सब अपनी जगह पे स्थिर हैं। जैसे ये डिजिटल बोर्ड अपनी जगह पर है, दीवार अपनी जगह पर है, लेकिन मैं चल रहा हूँ। बाकी सारी वस्तुएँ अपनी जगह पर हैं, वो तस की नस नहीं हो रही है, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो जो वस्तु अपनी जगह पर है, उसके अलावा जो वस्तु अपनी जगह स्थान बदल रही है, तो उसे हम गति में कहेंगे। ठीक है? अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हो या अगर साइकिल चला रहे हो, तो आप गति में हो, क्योंकि आपके बगल का जो रास्ता है, पेड़ है, पौधे हैं, घर है, वो सब अपनी जगह पर है। लेकिन आपकी मोटरसाइकिल चली जा रही है, तो वो गति में है। ठीक है? ध्यान दें, अगर आप सड़क पर चल रहे हैं, आस-पास की चीज़ें आपके पीछे चलती हुई दिखाई देती हैं। देखो, जब आप बैठे रहते हो, बस में बैठे रहते हो, ट्रेन में बैठे रहते हो, तो जब बस चल रही होती है, तो आपको लगता है कि आपके साथ-साथ ये पेड़ भी चल रहे हैं। है ना? यूँ-यूँ चलता हुआ दिखाई देता है ना? इसका मतलब ये नहीं कि वो भी चल रहे हैं, वो अपनी जगह पर है, तुम गति में हो, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप किसी चीज़ पे बैठे हो जो कि गतिमान है और आपको लग रहा है कि बाकी चीज़ें चल रही हैं मेरे साथ-साथ, इसका मतलब कि यहाँ आप गति में हो, मतलब आप गति में हैं। ठीक है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको मेरे ये जो नोट्स हैं वो चाहिए, प्रीमियम नोट्स, अगर आप इसको खरीदना चाहते हो स्टडी के लिए विद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 8265971820 पर। मात्र 99 रुपये में ये पूरा विज्ञान का नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, जिसे आप प्रिंट भी करा सकते हो। ठीक है? A4 शीट की फॉर्म में मिलेगा, प्रिंट भी करा सकते हो। बाकी आप न्यू बैच अगर आपने जॉइन कर रखा होगा, तो वहाँ तो नोट्स फ्री में मिलते हैं एप्लीकेशन पर, है ना? तो गति क्या है ये तो आप जान गए हैं। अब कुछ सोचना है हमें। क्या सोचना है? देखो, अगर एक ट्रेन में आप बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो कि नहीं? ट्रेन में नहीं बैठे हो तो बस में तो बैठे होगे। मान लेते कि ट्रेन में या फिर बस में आप बैठे हो और दूसरी ट्रेन बगल से चलती है, तो तुम्हें कौन सी ट्रेन चलती हुई लगती है? बताओ, इसका जवाब तुम्हें खुद देना है। अगर आप ट्रेन में नहीं बैठे हो, बस में तो ज़रूर बैठे होगे ना। अगर आप एक बस में बैठे हो और दूसरी तरफ से दूसरी बस भी है और वो भी चल रही है, तो आपको कौन-सी चीज़ चलती हुई नज़र आएगी? इसका जवाब मुझे कमेंट में देना है। ठीक है? प्लीज़ ज़रूर देना मुझे। ठीक? अब हम बात करेंगे, क्या गति सभी के लिए एक जैसी होती है? जो गति होती है, सभी के लिए एक जैसी होती है? ज़रा देखते हैं इस चीज़ को। हम जानते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी मानी जाती है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है। वस्तु को गति में हम तब बोलेंगे जब वो समय के साथ अपनी स्थिति को बदल लेगा। जैसे मैं अभी यहाँ हूँ, 2 सेकंड बाद मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो मैं पहले वहाँ था, अब यहाँ आ गया हूँ समय के बाद। मैंने अपनी स्थिति चेंज कर दी है, यानी कि मैं गति में हूँ। ठीक है? लेकिन यह स्थिति किसके संदर्भ में रही है? ये मेन मुद्दा है। ठीक है? आइए देखिए मेन कहानी क्या है? एक कहानी के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। अजय, एक लड़का है अजय। अजय ट्रेन में बैठा है। ट्रेन चल रही है, ठीक है? तुम जब ट्रेन में बैठते हो तो तुम नहीं चल रहे होते, ट्रेन चल रही होती है, ठीक है? ट्रेन के बाहर पेड़ दौड़ते दिख रहे हैं आपको, ठीक है? लेकिन उसके साथ बैठा दोस्त स्थिर है। जैसे मैं, जो अजय है, अजय ट्रेन में बैठा, ट्रेन चल रही है, तो अजय जब ट्रेन में बैठा तो ट्रेन के जब बाहर देखता है तो पेड़-पौधे भी चलते हुए दिखते हैं। लेकिन उसके साथ जो दोस्त बैठा है, उसी के साथ, उसी के बगल में सीट में,
उसका दोस्त चलते हुए नहीं दिख रहा है, उसके बगल में ही है ना? क्या अजय स्थिर है या गति में है? आपको ये बताना है। अजय जो है वो गति में है या स्थिर है, वो अपनी ये आपको बताना है। सोचना है फिर बताना है, ठीक है? गति या स्थिरता हमेशा किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष होती है। अगर आपका एक निर्देश बिंदु नहीं है तो बिना निर्देश बिंदु के आप वस्तु गति में है या नहीं है आप नहीं बता सकते। इसका जवाब देना है, क्या अजय स्थिर है या नहीं है? अजय जो ट्रेन में बैठा है वो गति में है या स्थिर है? मुझे इसका जवाब चाहिए कमेंट में, चाहे गलत दो सलत दो, अभी आपका जवाब सही हो जाएगा। प्लीज़ जवाब ज़रूर देना है। ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ बता दूं, यहाँ पे ये बता दूं तो आप सोचना छोड़ दोगे। और विज्ञान क्या है बेटा? सोचना है। अगर आप हर चीज़ में बता रहा हूँ तो आप सोचोगे नहीं ना। इसका जवाब अभी आपको मिलेगा, लेकिन पहले सोचना है। जब तक ये दिमाग नहीं चलाओगे बेटा ये आलसी हो जाएगा, फिर सोचना ही बंद कर देगा, है ना? तो अपने दिमाग से थोड़ा बोलिए, क्या अजय स्थिर है या गति में? कमेंट कीजिए मुझे। चलिए, देखिए अब मैंने आपको बताया कोई वस्तु गति में है या नहीं है, उसके लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या होता है? निर्देश बिंदु। तो ये निर्देश बिंदु क्या होता है? निर्देश बिंदु क्या होता है? निर्देश बिंदु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? देखिए, यह वह बिंदु है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति का आकलन किया जाता है। कोई वस्तु गति में है या नहीं है, उस बिंदु के सापेक्ष हम पता लगाते हैं कि वस्तु गति में है या नहीं है। ठीक है? उदाहरण के तौर पर अगर रमेश अपने घर से बाजार की ओर जा रहा है तो घर उसका निर्देश बिंदु होगा, मूल बिंदु होगा। ठीक है? और स्थिति क्या होगा? रमेश घर से 500 मीटर उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक? दो चीजें होती हैं प्यारे बच्चों, एक तो होता है सदिश राशि, एक होता है अदिश राशि। इसके बारे में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ। सदिश राशि क्या होती है? ऐसी राशि जिसमें दिशा दिशा और परिमाण दोनों का ज्ञान होता है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं, जिनमें दोनों का ज्ञान होता है। अदिश राशि क्या होती है? वह राशि जिसमें दिशा या परिमाण में से किसी एक का ज्ञान होता है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। चाहो तो जो मैंने बोला उसे कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है? तो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, रमेश अपने घर से बाजार की ओर जा रहा है, तो रमेश जब बाजार की ओर जा रहा है तो उसका घर है उसका निर्देश बिंदु, बाजार की ओर गया 500 मीटर। ठीक है? तो ये मुझे पता लग रहा है कि भैया रमेश गति में है। ठीक? और उसका निर्देश बिंदु क्या हो गया? उसका घर हो गया। याद रखने बात क्या है हमारे पास? बिना मूल बिंदु के हम अपनी हम नहीं जान सकते कि वस्तु ने कितनी और किस दिशा में दूरी तय की है। अगर हमें मूल बिंदु नहीं पता होगा, निर्देश बिंदु नहीं पता होगा, तो हम बता नहीं सकते कि वस्तु ने किस दिशा में कितनी दूरी तय की है। जैसे ये उदाहरण मैंने दिया, रमेश अपने घर से बाजार की ओर जा रहा है, तो घर उसका क्या हो गया? मूल बिंदु। और बाजार कितना दूर है उसका? 500 मीटर दूर है। तो मैंने दूरी पता लगा दी। कितनी दिशा में गया? उत्तर की दिशा में गया। तुम जब जाते हो कहीं भी, जब भी जाते हो, तुम उत्तर की तरफ जा रहे हो, पूरब की तरफ जा रहे हो, पश्चिम की तरफ, तुम्हें पता होता है ना कितनी दूर गए हो, ये भी पता होता है। तो अगर मैं इस उदाहरण की बात करूं प्यारे बच्चों, तो ये जो उदाहरण है ये एक सदिश राशि है। क्यों? 500 मीटर, ये हो गया परिमाण। परिमाण मतलब अंक मान। ठीक है? और क्या है? उत्तर दिशा, दिशा भी पता है, तो ये क्या हो गई? सदिश राशि हो गई। और इन दोनों में से अगर किसी एक का मुझे ज्ञान होता तो वो होती अदिश राशि। ठीक है? चलिए, अब हम बात करेंगे भौतिक अवस्था के प्रकार। भौतिक अवस्था के प्रकार, पहला आता है विराम अवस्था, जिससे हम अंग्रेजी में बोलते हैं रेस्ट। ये क्या है? यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती तो वो विराम अवस्था में कहलाता है। ठीक है? जैसे ये डिजिटल बोर्ड में मैं पढ़ा रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड अपनी जगह पे ही फिक्स है। 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटे, 10 दिन, 10 साल, 10 महीने के बाद में अगर मैं आऊँगा तो ये डिजिटल बोर्ड यहीं पे रहेगा, यानी कि डिजिटल बोर्ड विराम अवस्था में है। ठीक है? अगली बात करते हैं गतिज अवस्था, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। तो यदि वस्तु लगातार अपनी स्थिति बदलती है तो वो गति में है।
वो गतिज अवस्था में है। जैसे मैं ये बदल रहा हूँ, समय के साथ मैं चल रहा हूँ, ऐसे-ऐसे चल रहा हूँ। तो समय के साथ मैं ये पहले यहाँ था, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ, फिर मैं यहाँ आ गया हूँ, है ना? तो मैं गति में हूँ, मैं गतिज अवस्था में हूँ, ठीक है? उदाहरण देखिए, किताब मेज़ पर रखी है, ये क्या है? विराम अवस्था का उदाहरण है। किताब मेज़ के ऊपर रखी हुई है, वो अपनी जगह पे ही रहेगी, नहीं हिलेगी-डुलेगी नहीं, जब तक उसे हिलाया-डुलाया नहीं जाएगा। चलती कार, एक जो कार चल रही है, वो क्या है? गतिज अवस्था में। समय के साथ वो लगातार अपनी स्थिति बदल रही है, यानी कि वो गतिज अवस्था में है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं गति के प्रकार के बारे में। गति कई प्रकार की होती है। सबसे पहला उदाहरण है वृत्तीय गति। क्या होता है? वृत्तीय गति को हम अंग्रेजी में कहते हैं सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। जब वस्तु गोल पथ पर चलती है तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं, गोल पथ पर। जैसे ये पंखा ऐसे है, यहाँ लटका दे तो ऐसे ऐसे घूमती रहती है, यूं 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 यूं, यही घूमेगी। तो ये क्या है? वृत्तीय गति है, ठीक है? वृत्तीय गति है, ठीक है? चक्की, झूला, ये सब किसके उदाहरण? झूला आपने देखा होगा, यूं यूं घूमता रहे, ठीक है? तो ये सब आपके वृत्तीय गति के उदाहरण है। नेक्स्ट आता है रेखीय गति, लीनियर मोशन कहते हैं अंग्रेजी में इसको। ये क्या होता है? रेखीय मतलब सीधी रेखा, ऐसा, ठीक है? और वृत्तीय मतलब ऐसा, ठीक? सीधी रेखा में गति को हम क्या कहते हैं? रेखीय गति कहते हैं। उदाहरण, ट्रेन ट्रैक पर चलती हुई। जो ट्रेन है वो किसी एक सिंपल जो सी रखी पड़ी है ट्रैक पे, सीधी चलती रहती है। अगला आता है कंपन गति। कंपन मतलब ऐसे वाइब्रेट करना, ठीक है? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं इसे अंग्रेजी में। तो वस्तु आगे पीछे दोलन करती है, उसे हम क्या कहते हैं? कंपन गति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पेंडुलम ऐसे जाता है, यूं यूं, ये क्या है? कंपन गति है। झूला, झूला भी आपने देखा होगा, ऐसे प्रकार के झूले होते हैं, यूं यूं करते रहते हैं, ठीक है? तो ये उदाहरण हो गया कंपन गति का, ठीक? आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है वेरी इंपॉर्टेंट, दूरी और विस्थापन एग्जाम में पक्का आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं एग्जाम में जो प्रश्न आने वाले हैं वो भी बताता चलूंगा। जैसे कि गति किसे कहते हैं, गति का उदाहरण देकर समझाइए, गति के कितने प्रकार बताइए। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अभी इसके वीडियो में आपको मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, ठीक है? न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं ना आंकिक प्रश्न, वो भी कराऊंगा, तो बने रहिएगा वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दूरी। दूरी को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्टेंस। ये क्या होता है? तो दूरी क्या होता है? वस्तु द्वारा तय किया गया वास्तविक पथ, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अभी मैं यहाँ पर हूँ और फिर मैं चलकर यहाँ आ गया, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, पहले मेरी मूल बिंदु वहाँ थी, अब मेरी प्रारंभिक अवस्था में वहाँ था, अंतिम अवस्था में यहाँ हूँ। तो प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था के बीच की जो पथ है वो क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं चला हूँ 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी हुई, ठीक है? तो क्या होता है? दूरी क्या होता है? वस्तु द्वारा तय किया गया वास्तविक पथ क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। आप देखो मैं उदाहरण की परिभाषा कितने इजी लेके आया हूँ, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। और अगर आप नोट्स यहाँ से बनाओगे तो सिंपल नोट्स बनेंगे आपके। यह केवल कितना चला बताती है, दिशा की जानकारी नहीं देती है, ठीक है? तो ये जो दूरी है ये एक अदिश राशि है, ये सिर्फ परिमाण की जानकारी देती है, दिशा की जानकारी नहीं देती है, ठीक है? यह एक अदिश राशि है, ठीक है? उदाहरण मैं आपको देता हूँ। रमेश अपने घर से बाजार जाता है 500 मीटर, फिर पार्क जाता है 300 मीटर, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 500 मीटर बाजार गया, 300 मीटर पार्क गया, तो 500 + 300 800 हो जाएगा। दिशा का कोई लेना देना नहीं है इसमें, तो मुझे सिर्फ परिमाण पता है, दिशा नहीं पता है, तो ये एक अदिश राशि है। तो हमेशा दिमाग में रखना, दूरी कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है। आपका प्रैक्टिकल होता है ना वाइवा, तो टीचर पूछ सकता है दूरी कैसी राशि है? तो दूरी एक अदिश राशि है, ठीक है प्यारे बच्चों? समझ गए? टिप देखो मैंने क्या दिया आपको, दूरी कभी भी नकारात्मक या शून्य नहीं होती। तुम कभी बोलते हो भाई मैं -500 मीटर गया था आज, मैं -200 किलोमीटर भाग के आया हूँ,
ऐसा बोलते हो? या मैं 0 किलोमीटर चला, ऐसा होता है कभी? नहीं। तो दूरी कभी माइनस में नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है और शून्य नहीं होती है। ठीक है? ये चीज़ अपने दिमाग में रखना है। तो इसे नोट करके लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला आता है दूरी और विस्थापन। टॉपिक में विस्थापन की बात करेंगे अब हम। दूरी मैंने आपको बता दी, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम अवस्था। विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी प्लस दिशा भी होता है इसमें। इसमें दिशा का भी ज्ञान होता है। ठीक है? जैसे कि मैं अभी यहाँ हूँ, फिर यहाँ आ गया, तो मैं किधर गया? उत्तर की दिशा में गया। कितना गया वो भी पता होगा, दिशा का भी ज्ञान होता है। ठीक है? यह दिशा को ध्यान में रखता है, इसीलिए यह एक सदिश राशि है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों का ज्ञान होता है, इसीलिए ये एक सदिश राशि है। उदाहरण देता हूं मैं। रमेश घर से पार्क गया, जो कि सीधे दक्षिण दिशा में 400 मीटर है। तो विस्थापन कितना होगा? 400 मीटर। दिशा इसमें क्या है? दक्षिण है। यदि कोई गोल रास्ते पर चलता है तो और वही वापस आकर रुक जाता है, तो विस्थापन शून्य होगा। देखिए, गोल रास्ते पे चल रहा है। ठीक है? ये एक रास्ता है गोल। ठीक है? और एक बच्चा है जो यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, और ये चलते हुए, यहाँ से चलते हुए फिर से उसी जगह पे आ जाता है। तो विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य। अगर आप जिस जगह से चलना प्रारंभ करते हो, वापस उसी जगह में आ जाते हो, तो विस्थापन क्या होता है? 0। दूरी की बात नहीं कर रहे हम, विस्थापन की बात कर रहे हैं। तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है? और इस साल भी एग्जाम में पक्का आएगा। मैंने भी जब एग्जाम दिया था, अर्धवार्षिक में भी आया था, वार्षिक पेपर में भी आया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? आपको पता है, अंतर वाले प्रश्न एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं दूरी। दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। इसमें केवल मापन होता है, जैसे 200 मीटर 300 मीटर, ये पता होता है। और विस्थापन में मापन और दिशा दोनों का ज्ञान होता है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, विस्थापन आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा पॉजिटिव ही होती है। दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर या विस्थापन से बड़ी होती है। ठीक है? ये चीज़ है। इतना अंतर लिख दोगे, सिंपल। और इसमें आप एक चीज़ और कर सको, दूरी और विस्थापन की परिभाषा भी लिख देना, और एक अंतर बन जाएगा। देखो, एक कहानी समझो। राहुल मैदान के चारों ओर दौड़ लगाता है और वापस उसी जगह लौट आता है। तो दूरी कितनी हो गई? 200 मीटर। लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। ठीक है? दूरी देखो, राहुल यहाँ पर है, राहुल ये यहाँ पे, ये मेरा राहुल है। ठीक है? ये उसका घर है मान लेते हैं। ये क्या है? उसका घर है। राहुल का घर यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 मीटर दूरी पर है। तो पहले राहुल यहाँ से अपने घर गया, फिर घर से राहुल यहाँ आ गया। तो विस्थापन कितना हो जाएगा? अगर कोई वस्तु जिस जगह से जा रही है फिर वापस उसी जगह में आ जाए, तो विस्थापन शून्य होगा। लेकिन अगर दूरी की बात करें, राहुल पहले यहाँ गया 100 मीटर, फिर वापस इधर आया 100 मीटर, तो दूरी कितनी हो जाएगी? 100 और 100 200 मीटर हो जाएगा। लेकिन विस्थापन की बात करें, राहुल यहाँ से पहले यहाँ गया, यहाँ तक की बात करें तो विस्थापन 100 है, लेकिन उसी जगह से फिर वापस इधर आ गया, तो 100 माइनस हो जाएगा, क्योंकि वापस अपनी जगह पे आ गया है। तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0, शून्य। अब ये चित्र देखिए। ठीक है? देख रहे हो, ये जो अपनी कार है, भर धमाकेदार स्पीड से चल रहा है। तो हम बात करेंगे स्पीड। चाल क्या होती है? चाल क्या होती है? चाल का जो सूत्र है वो होता है दूरी बट्टे समय। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। यहाँ से आप परिभाषा बना सकते हो। दूरी और समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। परिभाषा ऐसे भी बना सकते हो सूत्र से। दूरी और समय के अनुपात को हम चाल कहते हैं। सूत्र से मैंने परिभाषा बना दिया। चाल क्या होता है? यह बताता है कि वस्तु कितनी तेजी से चल रहा है। हम बोलते हैं ना,
गाड़ी जब चलाते हो तो स्पीडोमीटर में क्या जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसा लिखा हुआ आ जाता है ना, 25, 22, 23 लिखा आता है स्पीडोमीटर में। तो वो चाल क्या बताता है कि तुम कितनी तेजी से चल रहे हो, ठीक है। और ये एक अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। चाल के लिए आप सूत्र याद रखिए, v बराबर क्या होता है, एच बट्टा टी। एच क्या है आपका, देखो v आपका चाल होता है, एच आपकी दूरी होती है, टी आपका समय होता है। v बराबर क्या होता है, एच बट्टा टी। v बराबर होता है एच बट्टा टी। इस सूत्र को याद रखिए। v आपका चाल हो गया, v को अंग्रेजी में कहते हैं वेलोसिटी, एच से हो गया दूरी, डिस्टेंस, ठीक है, और टी से आपका क्या हो गया, समय हो गया। तो ये सूत्र याद रखिएगा, इस सूत्र से प्रश्न हल होंगे आगे। अभी सिंपल हो गया, ये चीज समझ गए चाल के बारे में भी। अब आ जाते हैं चाल की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीड। स्पीड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, चाल की क्या विशेषता होती है। चाल एक अदिश राशि है, इसका केवल मान ज्ञात होता है, कोई दिशा नहीं होती है। चाल की कोई दिशा नहीं होती, इसका सिर्फ अंकिक मान हमें पता होता है, ठीक है। चाल का मात्रक क्या होता है, चाल आप मीटर प्रति सेकंड से भी माप सकते हो, सेंटीमीटर प्रति सेकंड से भी माप सकते हो, किलोमीटर प्रति घंटे से भी माप सकते हो। ये सारे इसके यूनिट है, ठीक है। तो ये जो यूनिट है तीनों सही हैं, लेकिन वो प्रश्न पर निर्भर करते हैं, जैसा स्थिति होगा उस आधार पर हम मापेंगे। मीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है, किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकता है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है। समान चाल की स्थिति में क्या होता है, यदि कोई वस्तु समान गति से चलती है तो वह समान चाल से दूरी तय करती है। जैसे सपोज करो मैं एक गाड़ी चला रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ, मैं 40 की स्पीड से चला रहा हूँ, ना 40 से घट रहा है ना 40 से बढ़ रहा है, 40 है तो 40 ही चल रहा है, ठीक है। तो इसे मैं कहूँगा एक समान चाल, क्योंकि मेरी जो स्पीड है ना तो वो घट रही है ना ही बढ़ रही है, वो वैसे की वैसी है, तो उसे हम एक समान चाल कहते हैं। असमान चाल की स्थिति में क्या होता है, यदि गति बदलती रहती है, कभी 40, कभी 50, कभी 20, कभी 30, लगातार बदल रही है, तो चाल भी बदलती रहती है। गति बदलेगी, चाल बदलेगी, ठीक है। यदि कोई वस्तु समान गति से चलती है तो वह समान चाल से दूरी को भी तय करेगी। अगर एक घंटे में, पहले एक घंटे में 10 किलोमीटर चला है तो दूसरे घंटे में वो 20 किलोमीटर चलेगा, तीसरे घंटे में 30 किलोमीटर चलेगा। तो हम ये फटाफट बता सकते हैं, क्योंकि उसकी जो चाल है वो समान है, तो उसी आधार पर बाकी चीज़ें भी होती रहेंगी। पहले एक घंटे में अगर उसने 10 किलोमीटर चला है तो दूसरे घंटे में वो 20 किलोमीटर चलेगा, तीसरे घंटे में 30 किलोमीटर, चौथे घंटे में 40 किलोमीटर। कैसे बता पा रहे हैं, क्योंकि उसकी चाल फिक्स है, नियत है, ठीक है। औसत चाल की आवश्यकता कब पड़ती है, देखो जब गति असमान हो। गति असमान हो का मतलब कभी घट रही है कभी बढ़ रही है ना। तब हम वस्तु की पूरी यात्रा के लिए एक औसत चाल निकालते हैं, ठीक है ना। तुम सपोज करो गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तुम गाड़ी चला रहे हो, पहले तो धीरे चलाए, फिर जोर से चलाए, फिर धीरे चलाए, फिर रुक गए, फिर चलाए। तो तुम जैसे घर से चल के तुम मामा के घर जा रहे हो, तो तुम अपने रास्ते में कई बार धीरे चलाए, कई बार जोर से चलाए, कई बार रुक गए, तो तुम एक एवरेज स्पीड बताओगे ना अपने मामा को घर जा, अरे भाई मैं इतने स्पीड से आया यहाँ पर, गाड़ी की स्पीड मेरी इतनी रही, एक एवरेज स्पीड बताओगे ना। तो वो एवरेज स्पीड क्या होती है, औसत चाल कैसे निकालते हैं, जो कुल दूरी होती है, कुल समय से जब आप भाग दे देते हो। जैसे तुम्हारा घर से तुम्हारे मामा के घर 200 किलोमीटर है और तुम्हें घर पहुंचने में मामा के 2 घंटे लग गए, ठीक है। तुम्हारे मामा का घर तुम्हारे से कितना है, 200 किलोमीटर दूर है, और तुम्हें पहुंचने में 2 घंटे लग गए। इसको तुम भाग दोगे, 2 × 1 = 0, तो तुम्हारी स्पीड क्या आ जाएगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तुमने बाइक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चला दी, ऐसा स्पीड कभी मत चलाना, ठीक है। बाइक हमेशा चलाओ 40-50 की स्पीड में, ये सबसे सेफ स्पीड होती है, ठीक है। मैं अगर कार भी चलाता हूँ ना, लोग तो कार 100 की स्पीड चलाते हैं, लेकिन मैं कार भी 50-60 की स्पीड से चलाता हूँ। देखो जितना स्पीड तुम्हारी नियंत्रित रहेगी तुम उतने सेफ रहोगे, ठीक है। तुम्हारे साथ कभी कोई दुर्घटना नहीं घटेगी, ठीक है। अगर तुमने अपनी स्पीड नियंत्रण में रखा है, सारे सेफ्टी मेजर रखे हैं ध्यान में। अगर कार चला रहे हो तो सीट बेल्ट अच्छे से बांध के रखी है आपने,
बाइक चला रहे हो तो हेलमेट लगा के रखा है आपने, और सारे जो आपके सेफ्टी पैरामीटर को फॉलो करने के बाद ट्रैफिक रूल को भी आप फॉलो कर रहे हो, तो कभी कोई दुर्घटना तुम्हारे साथ नहीं घटेगी। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो औसत चाल क्या होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया आसान उदाहरण के साथ। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण पे एक प्रश्न आ जाते हैं। कह रहे हैं अगर एक साइकिल 100 मीटर को 20 सेकंड में तय करती है तो आपको चाल बतानी है। ठीक है, चाल बतानी है। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर सूत्र होता है आपका दूरी बट्टे समय, यही होता है ना। तो प्रश्न में हमें दूरी क्या दे रखा है? 100 मीटर, 100 मीटर। समय क्या दे रखा है? 20 सेकंड। काटोगे, 0 से 0 कटा, 2 पंजे 10, तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 5 मीटर। ये भाग है, भाग को हम प्रति बोलते हैं, बट्टे सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड। ये तो हलवा हलवा प्रश्न लिया है। इस वीडियो के बाद मैं इस चैप्टर के अलग क्वेश्चन भी बताऊंगा। अभी तो कराऊंगा, लेकिन इस वीडियो के बाद अलग से क्वेश्चन लेके आऊंगा न्यूमेरिकल, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वेग। वेग को अंग्रेजी में कहते हैं वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में बहुत अंतर है, लेकिन बच्चे दोनों को सेम समझ लेते हैं। चाल एक अलग चीज है, वेग एक अलग चीज है। लेकिन अगर मैं चाल बोलूं, वेग बोलूं, बच्चे दोनों को सेम समझ लेते हैं। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अभी आगे आपको देखने को मिलेगा चाल और वेग में क्या अंतर है। चाल तथा वेग में अंतर लिखिए, एग्जाम में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वेग क्या होता है? वेग का अगर मैं सूत्र बताऊं, तो वेग का जो सूत्र होता है वो होता है विस्थापन बट्टे समय। चाल क्या होता है? दूरी बट्टे समय होता है। और वेग क्या होता है? विस्थापन। विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, है ना। तो विस्थापन बट्टे समय को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। अगर एक निश्चित दिशा में चल रहा है चाल, तो उसको हम वेग कहेंगे। क्योंकि अगर चाल की बात करें तो चाल की सिर्फ परिमाण पता होती है, दिशा नहीं पता होती है। लेकिन चाल, अगर तुम बाइक चला रहे हो तो फिलहाल वो चाल है। लेकिन तुम बाइक अगर उत्तर दिशा में चला रहे हो तो फिर वो वेग हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें परिमाण के साथ दिशा का भी ज्ञान हो गया। उस स्थिति में वो वेग हो जाएगा। ठीक है, यह चाल की तरह है, पर दिशा भी शामिल होती है इसमें। क्योंकि इसमें दिशा शामिल हो गई है, इस वजह से ये चाल क्या बन गई? वेग बन गई। जब चाल में तुम दिशा को जोड़ देते हो तो वो वेग हो जाती है। ठीक है, और वेग क्या है? सदिश राशि। क्यों? क्योंकि चाल के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ मुझे दिशा का भी ज्ञान हो गया है। जब परिमाण और दिशा दोनों का ज्ञान हो, उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। तो चाल एक अदिश राशि है, लेकिन वेग एक सदिश राशि है। ठीक है, वेग का जो सूत्र होता है वो होता है v बराबर डी बट्टे टी। डी हमारा विस्थापन है, टी हमारा समय है। v वेग है, डी विस्थापन है, और टी हमारा समय है। ठीक है, कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर आप YouTube पे इस चैप्टर को देखोगे ना, तो लोगों ने 2.5-3 घंटे की वीडियो बना रखी है। ठीक है, और मैं आपको छोटे से वीडियो में मैं पूरा कॉन्सेप्ट सिंपल उदाहरण, सिंपल परिभाषा के साथ समझा दे रहा हूँ, और एक बार में आपके भेजे में जा रहा होगा, है ना। एक उदाहरण लेते हैं, सिंपल सा मैंने क्वेश्चन रखा है। अगर एक कार 300 मीटर उत्तर दिशा की ओर 1 मिनट में जाती है तो आपको वेग बताना है। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय। तो विस्थापन क्या दे रखा है? 300। विस्थापन दे रखा है मुझे 300, और समय मुझे क्या दे रखा है? 1 मिनट। अब देखिए, मीटर पद्धति जो होती है वो MKS होती है, मीटर किलोग्राम सेकंड। अगर ये मीटर में है तो समय को सेकंड में बदलना होगा। हमें यहाँ समय क्या दे रखा है? समय मुझे दे रखा है 1 मिनट। तो मिनट को मुझे बदलना होगा सेकंड में। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। 60 एकम 60 सेकंड हो जाएगा। अब मैं यहाँ मान रखूंगा, तो समय का मान मुझे सेकंड में रखना है। 0 से 0 कटा, 6 पंजे 30, तो आंसर आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर।
ये मेरा क्या है, परिमाण है, और ये दिशा का दोनों का ज्ञान है। तो ये क्या है बच्चों, एक सदिश राशि है। हाँ, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला आपको एग्जाम में आएगा। क्या है, चाल तथा वेग में अंतर, एग्जाम में आता है। ठीक है, चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। ये दिशा को नहीं बताता है, ये दिशा को बताता है। कभी ऋणात्मक या शून्य नहीं होता चाल। वेग आपका ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य हो सकता है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, v बराबर दूरी बट्टे समय, और इसका होता है विस्थापन बट्टे समय। सूत्र भी लिख देना। तो ये चार अंतर हुए। कभी भी अंतर वाला प्रश्न आता है, कम से कम चार अंतर तो जरूर देने हैं। चार से ज्यादा दे रहे हो तो बढ़िया है, चार से कम नहीं देना है। ट्रिक देखिए, स्पीड इज फास्ट बट ब्लाइंड, वेलोसिटी इज फास्ट एंड अवेयर। ठीक है, स्पीड जो होता है वो फास्ट है लेकिन अंधा है, क्योंकि उसको दिशा का ज्ञान नहीं है। लेकिन जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वो फास्ट है और अवेयर है। अवेयर का मतलब उसे दिशा का ज्ञान है। ऐसे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, क्या है, दूरी और समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, सिंपल से दो ग्राफ मैंने लिए हैं यहाँ पर। इधर इस तरफ जो है बच्चों, वो समय की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, समय, 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट। ठीक है, और इधर हम बात कर रहे हैं दूरी की, वो भी किलोमीटर में, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। ठीक है, इधर आपका क्या है, समय है, इधर मैंने क्या लिया है, आपका दूरी लिया है। ठीक है, और ये एक ग्राफ है। तो दोनों ग्राफ को देखेंगे, सेम चीज़ इधर है, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10, 12 मिनट में लिया है। इधर समय जाता है, उधर दूरी जाती है, 5, 10, 15, 20, 25 किलोमीटर में। ठीक है, सो देखो, दो केस हैं आपके पास। पहला केस क्या है, जब वस्तु एक समान गति से चलती है। एक समान गति का मतलब, अगर आप बाइक चला रहे हो, 50 की स्पीड चला रहे हो, तो 50 की स्पीड से चला रहे हो, ना उससे कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है। तो जब भी ऐसी स्थिति होगी कि आपका चाल एक समान है, तो जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा सीधी रेखा बनेगी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनेगी, सीधी रेखा बनेगी एकदम। जब वस्तु की चाल एक समान होगी तो ग्राफ मेरी हमेशा सीधी रेखा होगी। ठीक है, और जो ढाल बताती है वो हमें गति बताती है। जैसे इस वाले में आ जाओ, देखो ये रेखा एकदम सीधी गई है, तो इस सीधी रेखा से मुझे ये आइडिया लग रहा है कि भाई चाल मेरा एक समान है, चाल मेरा एक समान है। ठीक है, ये मैं बता सकता हूँ। ठीक, अगर मैं इससे फायदा क्या होता है, जैसे यहाँ देखिए, 20 मिनट में मान लेते हैं कि आपने 20 किलोमीटर चले, तो 40 मिनट में कितने चलोगे, 20 मिनट में 20 किलोमीटर, तो 40 मिनट में कहाँ पर पहुँचोगे, 40 किलोमीटर में। 60 मिनट में 60 किलोमीटर में पहुँचोगे, क्योंकि वो जो ग्राफ है बता देगा। ठीक है, इस यहाँ पे आपको दिख रहा है, इधर आप इधर क्या देख रहे हो, इधर देख रहे हो आप समय, और इधर आप देखते हो दूरी। ग्राफ में देख के बता दोगे। ठीक है, अगला केस क्या है बच्चों, अगला केस है जब वस्तु असमान गति से चलती है। कभी 10 की स्पीड चल रही है, तो कभी 20, कभी 30। तो उस स्थिति में जो ग्राफ होगा वो घुमावदार होगा, टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। जैसे ये ग्राफ देखिए, एक टेढ़ा मेढ़ा है ना। हो सकता है ऐसे ऐसे जा रहा हो या ऐसे जा रहा हो, तो ग्राफ घुमावदार होगा। एक्स अक्ष आपका क्या बताता है, समय बताता है, और वाई अक्ष आपका क्या बताता है, दूरी बताता है। तो ये जो ग्राफ हम देखते हैं, इस ग्राफ को देख के हम दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर यहाँ देखें, देखिए, अगर इस ग्राफ को मैं देख के बताऊं उत्तर, तो ये 2 मिनट में, देखिए 2 मिनट में ये 1, 2, 3, 4, 5 है, 2 मिनट में 1 किलोमीटर चला। यहाँ देखिए, यहाँ आ गया, 4 मिनट में 5 किलोमीटर चला। फिर देखिए 6 मिनट में 10 किलोमीटर चला, 10 के पास है ना, ये देखो 10 के पास है, तो 6 मिनट में 10 किलोमीटर चला। 8 मिनट में देखो यहाँ पे पहुँचा ना, तो 8 मिनट में यहाँ पे आ जाओ, क्या हो गया, 8 मिनट में देखो यहाँ, ये 8 मिनट के लिए, तो इस तरफ आ जाओगे,
क्या ये 11 किलोमीटर चला। तो ग्राफ देख के हम बता सकते हैं कि कितने मिनट में कितना दूरी चला। अगले पॉइंट पे हम आ जाते हैं, एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अगर कोई वस्तु बराबर समय में बराबर दूरी तय करे तो वह एक समान गति से चल रही है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि 5 मिनट में 1 किलोमीटर चला, तो 10 मिनट में कितना चलेगा, 2 किलोमीटर। ठीक है, 15 मिनट में क्या चलेगा, 3 किलोमीटर। 5 मिनट में वो 1 किलोमीटर चल रहा है। 5 मिनट में अगर 1 किलोमीटर चल रहा है तो 10 मिनट में 2 किलोमीटर, 15 मिनट में 3 किलोमीटर, ऐसे ही 20 मिनट में कितना चलेगा, 4 किलोमीटर। तो ये चीज़ तभी हो पाएगी जब वस्तु की चाल जो है वो एक समान होगी, तभी हम समय और जो दूरी है उसमें सही संबंध बना के बता पाएंगे। ठीक है, देखो, अगर एक बस हर 10 सेकंड में 100 मीटर तय करती है तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, एक समान गति कहलाएगी। इसका ग्राफ का हिंट क्या है कि एक सीधी रेखा बनेगी। ठीक है, और जो ग्राफ में जो बदलाव है कुछ भी नहीं होगा और चाल हमेशा इसकी स्थिर रहती है। तो ये होती है एक समान गति, यूनिफॉर्म स्पीड। इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। अब आता है असमान गति। असमान गति में क्या होगा, वस्तु की चाल घटती बढ़ती रहेगी और इस स्थिति में जो ग्राफ बनता है वो घुमावदार बनता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। हाँ, अगला टॉपिक आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या, त्वरण किसे कहते हैं। त्वरण मतलब एक्सीलरेशन। त्वरण की परिभाषा क्या है, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या लिखोगे, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जो मैंने मुंह से बोला वो कॉपी में लिख लेना। देखो, त्वरण क्या होता है, जब किसी वस्तु की गति समय के साथ बदलती है तो उसे हम त्वरण कहते हैं। देखो, एक्सीलरेशन समझ रहे हो ना, जब आप कार चला रहे हो या बाइक चला रहे हो तो बाइक में एक्सीलरेट हम यहाँ से कहते हैं, बोलते हैं ना एक्सलेट दे, एक्सलेट दबा, आम भाषा में हम बोलते हैं। तो वो क्या होता है, हम इसी से हैंडल से जब बाइक चला रहे होते हैं तो ऐसे करेंगे तो हमारा स्पीड बढ़ जाता है और ऐसे करेंगे तो स्पीड घट जाता है। ऑब्वियसली गियर भी हम लगाते हैं, गियर को भूल जाओ, एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं हम। तो जो भी जिस गियर में है वो तो बात की बात है, गियर जिस भी गियर में होता है उसके आधार पर भी हम घटा बढ़ा सकते हैं। अगर चौथी गियर में लगा पड़ा है तो अगर ऐसे करोगे तो गाड़ी और स्पीड चलेगी और ऐसे कर दोगे तो गाड़ी कम स्पीड चलेगी। तो ये वेग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इसे एक्सीलरेशन कहते हैं। कार चला रहे हो तो वही पैर से दबाना होता है, ऐसे करके, है ना, पैर में दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो पैर से दबाना होता है, ऐसे ऐसे पैर से दबाते हो तो जोर से दबाओगे तो कार और तेज भागेगी, पैर स्लो कर दोगे तो काम धीमी हो जाएगी। तो ये एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन क्या होता है, जब किसी वस्तु की गति समय के साथ बदलती रहती है। अभी बढ़ाया फिर घटाया, 1 सेकंड बढ़ाया 1 सेकंड में घटा दिया, तो ये क्या है, वेग में परिवर्तन हुआ समय के आधार पर। तो ये क्या है, त्वरण है। वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सेलरेशन। इसका सूत्र क्या होता है, त्वरण को हम ए से दिखाते हैं। अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहते हैं ना, इसीलिए इसको ए से दर्शाया जाता है। त्वरण को ए से दर्शाया जाता है और इसका सूत्र होता है v माइनस यू बट्टे टी। v क्या होता है, अंतिम वेग, u क्या होता है, प्रारंभिक वेग, t क्या होता है, समय। तो v माइनस यू मतलब वेग में जो परिवर्तन हुआ। ठीक है, वेग में जो परिवर्तन हुआ, अभी स्टार्टिंग में 20 था, थोड़ी देर बाद 30 हो गया, तो वेग में परिवर्तन कितने का हुआ, 10 का हुआ, 20 से 30। तो 30 में से 20 घटा दोगे 10 आ जाएगा, तो 10 आपको यहाँ रखना है, समय दे रखा होगा वो रख देना है। तो वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। इसका सूत्र होता है v माइनस यू बट्टे टी। ठीक है, और इसका त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एग्जाम में आता है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसा ही मात्रक। अब देखिए, आप लोग रनिंग ज़रूर करते होंगे। ठीक है, रनिंग हो गया, स्प्रिंट हो, इसमें क्या अंतर है, एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जॉगिंग, जैसे मैं जॉगिंग करता हूँ, मैं सुबह या शाम जब भी मुझे समय मिलता है मैं जॉगिंग करता हूँ। जॉगिंग में क्या अंतर है,
कोई बोलता है ना मैं स्प्रिंट मारता हूँ, मैं जॉगिंग करता हूँ, तो जॉगिंग क्या होता है? ऐसे धीरे-धीरे चलना, धीरे-धीरे भागना। चल नहीं रहे लेकिन चलने से भी ज़्यादा हो गया, तो वो जॉगिंग हो गया। जैसे ये जॉगिंग कर रहे हैं, पा एक 5 मीटर दौड़ रहा है 1 सेकंड में, तो ये जॉगिंग हो गया। लेकिन स्प्रिंट क्या होता है? स्प्रिंट क्या होता है? 10 मीटर दौड़ रही है 1 सेकंड में, तो ये हो गया स्प्रिंट, बहुत तेज़। और ये है स्लो, ऐसे-ऐसे भाग रहे हैं, तो 1 सेकंड में ही भाग दे रहा है 5 ही, तो ये हो गया जॉगिंग, ये हो गया स्प्रिंट। इसमें जॉगिंग क्यों कह रहे हैं, इसको स्प्रिंट क्यों कह रहे हैं? चाल की वजह से। इसमें हमारा जो चाल है, वो कम है और इसमें हमारी चाल ज़्यादा है, ठीक है? समझ गए? तो फ़र्क सिर्फ़ एक्सेलरेशन का है। जब ये इसकी धीमी है, तो इसे मैं जॉगिंग कह रहा हूँ। जब मैंने अपनी चाल बढ़ा दी, मैंने खुद को एक्सेलरेट कर दिया, तो मैं स्प्रिंट मार रहा हूँ, ठीक है? चलिए एक उदाहरण देते हैं। आपको त्वरण बताना है कि त्वरण कितना होगा। एक स्कूटर 0 से 20 मीटर प्रति सेकंड तक 4 सेकंड में पहुँच जाता है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? इसका त्वरण क्या होगा, ये आपको बताना है। जो हमारा प्रारंभिक वेग था, प्रश्न में क्या दे रखा है? प्रारंभिक वेग। मैं लिख देता हूँ। प्रारंभिक वेग को हम u से दर्शाते हैं। u हमारा 0 है, ठीक है? फिर आता है अंतिम वेग। अंतिम वेग कहाँ तक पहुँच गया वो? हलवा-हलवा प्रश्न लिया है मैंने समझाने के लिए। 0 से 20 से पहुँच गया, 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है? समय क्या दे रखा है? समय को हम t से दर्शाते हैं। समय t बराबर दे रखा है 4 सेकंड। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है त्वरण। हमें क्या निकालना है? त्वरण। त्वरण a, इसका सूत्र क्या होता है? v माइनस यू बट्टे टी। तो v का मान है 20, u का मान है 0, t का मान है 4। 20 में से 0 घटाएंगे 20 आ जाएगा, बट्टे में 4 भाग दोगे, 4 पंजे 20। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आंसर। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बन गया आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आराम से बन गया। वेग और समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए, वेग और समय केस है, इसमें अलग अलग केस के बारे में जानते हैं। जब वस्तु का त्वरण एक समान होता है, अगर त्वरण एक समान है, एक्सेलरेशन एक समान है, तो रेखा हमेशा सीधी होगी। और ढाल किसको बताता है? त्वरण को बताता है। और जो क्षेत्रफल होता है वो किसको बताता है? दूरी को बताता है। इसमें आ जाओ। अगर रेखा हमारी क्षैतिज होगी, ऐसे सीधी रेखा है, तो गति हमारी एक समान होती है। अगर रेखा नीचे झुकी हुई है, ऐसी ऐसे झुकी हुई है, ठीक है, तो मंदन हो रहा है, मतलब स्पीड कम हो रही है, एक्सेलरेट कम हो रहा है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर एक उदाहरण दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हैं, ये जो हवाई जहाज है, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, ये ऊपर से नीचे आई, ये क्या हो रही है? मंदन हो रही है। मंदन को हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। मंदन को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। मंदन मतलब घटना, अपनी स्पीड और वेग को घटाना। जब वेग घटता है तो उसे मंदन कहते हैं। आपने देखा होगा जो फ्लाइट टेक ऑफ करती है, ये देखिए, ये जो फ्लाइट है वो नीचे आ रही है, तो फ्लाइट जब चलती है बहुत तेज चलती है, जब नीचे आती है तो वो अपनी स्पीड धीरे धीरे कम करती है, और नीचे आते तो एकदम कम कर देती है, फिर आकर रुक जाती है। तो ये क्या हो रहा है? मंदन हो रहा है यहाँ पर। तो मंदन क्या होता है? जब वेग घटता है तो उसे मंदन कहते हैं, ठीक है। यह ऋणात्मक त्वरण होता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन कहते हैं, इसमें नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। सूत्र को क्या होता है इसमें? त्वरण का, क्योंकि त्वरण है तो सूत्र वही रहता है, v माइनस यू बट्टे टी। लेकिन इसमें u का मान बड़ा होता है। जब मंदन होगा ना, जो प्रारंभिक वेग होगा वो ज्यादा होगा, अंतिम वेग इसमें कम होगा, इस चीज का ध्यान रखना। इसमें प्रारंभिक वेग ज्यादा होता है, अंतिम वेग कम होता है, तभी मंदन होता है, अन्यथा मंदन नहीं होगा, ठीक है। जब भी मंदन होगा उसमें प्रारंभिक वेग ज्यादा होगा, अंतिम वेग कम होगा, ठीक है। ट्रैफिक ब्रेकिंग, प्लेन की लैंडिंग, ये क्या है? मंदन के उदाहरण है।
एक उदाहरण लेते हैं फिर से, मंदन ज्ञात करना है। एक बस 30 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड तक 5 सेकंड में धीमी गति हो जाती है, तो मंदन बताना है क्या होगा। मंदन मतलब एक्सेलरेशन ही हुआ, त्वरण ही हुआ। तो देखिए हमारे पास क्या है, देखो u हमारे पास क्या है, प्रारंभिक वेग 30 है, 30 मीटर प्रति सेकंड है, और जो मेरा अंतिम वेग है v, वो क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो जो त्वरण होता है a बराबर वो होता है v माइनस यू बट्टे टी। समय क्या दे रखा है मेरे को, समय t 5 सेकंड दे रखा है, तो v मेरे पास कितना है 10 और u मेरे पास कितना है 30, समय कितना है 5। 30 में से 10 घटाऊंगा 20 बचेगा, चिन्ह बड़े वाले का लगा देंगे, काटेंगे, 5 चौके 20, माइनस के 4 आ गया। तो माइनस जब आ रहा है तो समझ जाओ मंदन हो रहा है। अगर आपको दो त्वरण दे रखा है, एक प्लस में है एक माइनस में, तो माइनस वाला क्या बता रहा है, मंदन। क्या बताएगा, मंदन, धीमी गति। ठीक है, त्वरण मात्रक वही है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का चिन्ह ही मतलब है मंदन हो रहा है। इस नेगेटिव से आपको क्या आइडिया लग जाएगा कि भैया यहाँ क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है, मंदन। ठीक है, हाँ एग्जाम में ये प्रश्न आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। त्वरण और मंदन में क्या अंतर है। ठीक है, जैसे अभी आपको मैं डिटेल में पढ़ाया, त्वरण में क्या होता है, वेग में वृद्धि होती है, मंदन में क्या होता है, वेग में कमी होती है। त्वरण धनात्मक मान होता है, मंदन में ऋणात्मक मान आता है। अभी क्वेश्चन करके भी दिखाया, गति तेज होती है, इसमें गति धीमी होती है। ठीक है, इसमें ए क्या होता है, पॉजिटिव में आता है, त्वरण का मान पॉजिटिव में आता है, इसमें त्वरण का मान नेगेटिव में आता है, ऋणात्मक आता है। याद रखने के बाद तरीका क्या है, एक्सेलरेशन का मतलब तेजी और रिटार्ड का मतलब धीरे। ठीक है, त्वरण का मतलब तेजी और मंदन का मतलब धीमा। ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं गति के 3 प्रमुख समीकरण, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, रिएक्शन बोल रहा हूँ, नियम है, सूत्र है एक तरीके से, इसको आपको याद रखना है। और इस पे बहुत सारे अंक की प्रश्न अभी हम करेंगे आगे की वीडियोस में भी, और इन पर प्रश्न एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। पहला क्या है, v बराबर यू प्लस ए टी। वी क्या है, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, a क्या है त्वरण, t हमारा समय है। h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी उसका, h क्या होता है, दूरी होती है, h क्या होता है, दूरी होती है। u प्रारंभिक वेग, t समय, a त्वरण। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो v आपका v स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, s क्या होती है, दूरी या फिर विस्थापन। ये 3 जो समीकरण है, गति के 3 प्रमुख समीकरण, इसको रट्टा मान लीजिए, ये एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा। ये तो समीकरण लिखने के लिए आ जाएगा, ज्यादातर प्रश्न ही आते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, अब मैं आपके आंखों के सामने कुछ न्यूमेरिकल करूंगा और फिर इस प्रश्न चैप्टर को यहाँ खत्म करेंगे, और अलग से एक अलग वीडियो में इस चैप्टर के बहुत सारे न्यूमेरिकल लेंगे, तगड़े वाले, एनसीईआरटी के, कुछ एनसीईआरटी के बाहर के, कुछ एग्जाम में पूछे गए प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है वो लेंगे। ठीक है, और करेंगे, न्यूमेरिकल की एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी सिंपल सिंपल मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, प्रश्न लिए हैं, आइए उनको देखते हैं। एक कार 5 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक गति से चल रही है। प्रारंभिक गति बोले तो यू दे रखा है। कभी भी आप फिजिक्स के क्वेश्चंस कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जब भी आप प्रश्न पढ़ रहे हो तो इस प्रश्न में दिया क्या है और क्या निकालना है, इसका अच्छा अनुमान होना चाहिए। प्रश्न पढ़ जा रहे हो तुम्हें पता ही नहीं भाई क्या निकालना है, तो क्या फायदा। ठीक, जैसे यहाँ देखिए, एक कार 5 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक गति मतलब प्रारंभिक वेग u दे रखा है, से चल रही है, वो 3 सेकंड में क्या बोला, 3 सेकंड, सेकंड मतलब समय, तो t मेरा क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। फिर 2 मीटर प्रति सेकंड सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, त्वरण का, तो a मुझे 2 दे रखा है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है, से त्वरण करती है। अंतिम गति क्या होगी, अंतिम गति यानी कि v का मान आपको ज्ञात करना है, आपको
v का मान ज्ञात करना है। अब देखो आपके पास 3 समीकरण है ना। पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, पहला ये है। उसके बाद h बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा आपका होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इन तीनों समीकरण से आप कौन सा लगाएंगे। अब देखो s दूरी होता है, क्या दूरी इसमें दे रखी है, नहीं दे रखी है, ये नहीं लगेगा और ये भी नहीं लगेगा, पहले लगेगा, क्योंकि आपको v निकालना है, u दे रखा है, a दे रखा है, t दे रखा है, पहले लगा दो। ठीक है, पहले लगा देते हैं। पहला वाला ये क्या सूत्र है, v बराबर ए यू प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। u का मान हमें क्या दे रखा है, 5। ए मुझे दे रखा है 2 गुणा t मुझे दे रखा है 3। हल करो, 2 3 6, 6 और 5 11। v है, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, तो v मुझे मिल जाएगा 11 मीटर प्रति सेकंड। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं एक साइकिल चालक 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चला। ठीक है, चला मतलब ये हमें प्रारंभिक वेग दे रखा है मीटर प्रति सेकंड, ये वेग है। कौन सा वेग है, प्रारंभिक वेग, स्टार्टिंग में जो वेग दे रखा है उसे हम यू से दर्शाते हैं। 5 सेकंड बाद, यानी कि टी हमें दे रखा है 5 सेकंड, उसकी गति इतनी हो जाती है, पहले इतना था बाद में इतना हो गया, तो ये अंतिम वेग है। अंतिम वेग को हम वी से दर्शाते हैं। त्वरण हमें ज्ञात करना है, त्वरण को हम ए से दर्शाते हैं। क्या दे रखा है पता लग गया, क्या निकालना पता लग गया। तो आपको पता है, क्या पता है कि भैया त्वरण ए बराबर होता है वेग परिवर्तन v माइनस यू बट्टे टी। v मेरे पास है 6, u मेरे पास है 2 और समय मुझे दे रखा है 5। 6 में से 2 घटा दूंगा 4 आ जाएगा, 5 से भाग देना है, 5 अट्ठे 40। पॉइंट का 8 आ गया। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 0.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, एक समान वृत्तीय गति। वृत्तीय गति आप समझ रहे हैं ना, ये जब गति वृत्ताकार पथ पे होगी तो उसे हम वृत्तीय गति कहेंगे। देखो क्या होता है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में नियत चाल से घूमती है तो उसे हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। नियत चाल का मतलब स्पीड उसकी फिक्स होगी, अगर 20 की स्पीड से घूम रहा है तो 20 की स्पीड से ही घूम रहा है, 30 के से चला 30 ही चलता रहेगा, लेकिन चलेगा वृत्ताकार पथ में। ठीक है, तो जाके हम उसे कहेंगे एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यानी वस्तु की चाल स्थिर रहती है लेकिन उसकी दिशा लगातार बदलती है, क्योंकि अभी इधर है, अब फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। चाल तो फिक्स है, अगर मान लो 50 की स्पीड से चल रहा है तो 50 की स्पीड चल रहा है, लेकिन उसकी दिशा लगातार बदल रही है, यूं यूं घूम रहा है ना गोल, तो उसकी दिशा लगातार बदल रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, अगर इसका आपको गति का सूत्र निकालना, v बराबर 2πr, क्योंकि वृत्ति है, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, अगर त्रिज्या मालूम हो, बट्टे टी। ठीक है, इसका मुख्य बिंदु क्या है कि इसकी चाल जो होती है वो स्थिर रहती है, चाल फिक्स होती है, वो कभी घटती बढ़ती नहीं है, दिशा इसकी बदलती रहती है, इसीलिए त्वरण मौजूद होता है। गति का मान स्थिर रहता है परंतु वेग बदलता रहता है दिशा के कारण। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, पंखे की ब्लेड। ठीक है, ग्रहों की परिक्रमा, ये इसके उदाहरण है। तो आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको पढ़ाया सिखाया आप एक बार में समझ गए होंगे। इसके बाद मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा न्यूमेरिकल की, जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल कराए जाएंगे और कुछ नहीं। बाकी सारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैंने डिटेल में आसान उदाहरण और परिभाषा के तहत समझा दिया है। अगर आप बाकी वीडियो देखोगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे, लोगों ने ये वीडियो 3-3 घंटे की भी बना रखी है, बट वेस्ट ऑफ टाइम है।
ठीक है? न्यूमेरिकल की हम अलग से वीडियो बना देंगे, मैं बार-बार बोल रहा हूँ। बाकी अगर आपको नोट्स लेना है तो मैंने बोल दिया है, आप नोट्स परचेज़ कर सकते हैं इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके। पूरे विज्ञान के सभी चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएँगे, जिसे आप प्रिंट भी करा सकते हो, ठीक है? पूरे विज्ञान के नोट्स अभी ऑफ़र में मिल रहा है 99 रुपीज़ में। बाद में ये ऑफ़र नहीं रहेगा, बता दे रहा हूँ, ठीक? और अगर आपने हमारा नीव बैच जॉइन कर रखा है तो ये नोट्स वहाँ आपको फ्री में मिल रहे हैं, बाकी क्लासेस के साथ। न्यू बैच की प्राइस मैंने अभी सिर्फ ₹149 रखा है, मात्र। जाके ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी, एप्लीकेशन को ज़रूर ज्वाइन करें, वीडियो को हर जगह शेयर करें, अपना ख्याल रखें। किसी भी प्रकार की वीडियो की अगर आपको ज़रूरत हो तो आज कमेंट करो, अगला वीडियो मैं आपका नाम लेके बनाऊंगा, ठीक है? तो कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। अगर आपको ऐसी वीडियो रेगुलर चाहिए, आपको पता है मैं गणित तो पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ, अब साइंस भी पढ़ाने लगूंगा रेगुलर। और मुझे कमेंट करके बताइए, क्या मैंने आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये ज़रूर बताना है। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।